सर, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी साहब की विजिट पाकिस्तान का दौरा, इसकी टाइमिंग और अहमियत क्या कहेंगे जफर साहब? पहली बात तो ये है कि ये विजिट फिक्स हुआ था 2 महीने पहले, मगर मैं समझता हूँ कि फिर भी टाइमिंग बड़ा अच्छा टाइमिंग है, बड़ा ये क्रूशल क्रिटिकल टाइमिंग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है। और मैं शुरू से ये कहूँगा आपको कि इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरा ख्वाहिश ये होता कि कम से कम या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद या हमारे प्रेसिडेंट साहब जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे भी कुछ इनका होल्ड है, ये अगर जाके उनको उठाने के लिए तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता हो। शुरू में ये विजिट का बड़ा जबरदस्त इफ्तिताह होता, ये पता चलता कि भाई पाकिस्तान कदर करता है ईरान और स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा ईरान के साथ, या अगर नहीं है तो हम चाहते हैं हो। सही। जफर साहब, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के अंदर सफारतकारी की है, आप रहें, आपको डिप्लोमेसी नॉर्म्स का पता है, डिप्लोमेसी एथिक्स वैल्यूज़ का पता है, किस तरह मजबूत की जाती है। मुल्कों की दोस्तियां नहीं होते, मुफादात होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। इसको यूरोप किस तरह देख रहा है, अमेरिका किस तरह देख रहा है इस विजिट को? मुल्कों की दोनों चीजें होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर दोस्ती और इंटरेस्ट होते हैं। देखिए, हमारा नेशनल इंटरेस्ट और हमारा सेंटिमेंटल इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं जब ईरान की बातें हम करते हैं। अब ये कहना कि हमारे क्या टाइज हैं ईरान के साथ, ये तो फिर सबको पता है। हमारा लैंग्वेज, हमारा मजहब, हमारा इन्फ्लुएंस क्या क्या नहीं हुआ है ईरान से। मगर ये कहना कि हमारे इंटरेस्ट भी हैं और कभी कभी वो इंटरेस्ट एक साथ नहीं, इकट्ठे नहीं चलते हैं, ये भी सही बात है। मिसाल के तौर पे जब जंग था अफगानिस्तान में, मुजाहिदीन, तो अहमद शाह मसूद जो था वो लड़ रहा था दूसरों के हिकमत-यार के खिलाफ, और अहमद शाह मसूद का सपोर्ट, फुल सपोर्ट अगेंस्ट हिकमत-यार बैकिंग था ईरान का। और हम जो थे, हम इतनी बैकिंग, माने हमारी काफी सपोर्ट थी, मगर काफी सपोर्ट थी हिकमत-यार के, और उस वक्त ये एक के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमारे इंटरेस्ट भी क्लैश कर रहे थे। मगर वो सब बातें इसको छोड़ के आजकल जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, और वो ये नया सिलसिला ये है इम्तियाज मीर साहब कि हमारे पास एक तेल नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, और ईरान तैर रहा है तेल में। गैस की, रूस से ज्यादा गैस है उनके पास, सही, और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों चीजों से बनती है और ट्रांसमिट हो सकती है। तो आप मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी, कभी आपने अपने आप को पूछा है कि 1947 से 49 तक ही रख लें, जब हमारे रिलेशनशिप पे कोई रुकावट नहीं थी, क्यों नहीं अब एक गैस पाइपलाइन बना, या एक ऑयल पाइपलाइन बना, या ट्रांसमिशन नहीं आया? आखिर बलूचिस्तान में तो बिजली कभी थी ही नहीं, सही, तो क्यों नहीं हुआ? तो आप समझेंगे कि दिस इज बैड पॉलिसी, बैड पॉलिटिक्स। और ये बैड पॉलिटिक्स और पॉलिसी जो 1979 पे क्यों रुके हैं, उसके बाद भी ये क्यों नहीं हम लोगों ने ठीक नहीं कर सका? आपको पता है कि द लास्ट मैन टू, द आखिरी प्रेसिडेंट जो आसिफ अली जरदारी साहब के पहले दौर में एज प्रेसिडेंट उनको रुखसत किया, वो था अहमदीनेजाद, और उन्होंने पाइपलाइन साइन किया। माने 5 साल उनके हुकूमत के बाद साइन हुआ, काश ये 5 साल पहले साइन हो जाता, क्यों नहीं हुआ? तो ये इसका मतलब ये है, इसलिए नहीं हुआ कि वो रुकावट थी अमेरिकनों की उस वक्त, और ये रुकावट अमेरिकनों की हमने ये सदमा उठा रहे हैं, हमने इनकी हर चीज भुगता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, मगर उनके पास तो कोई सैंक्शंस नहीं थे। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, मगर उनको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप मिल गई। हमें तो हर चीज हमारा अमेरिकनों के से आता था, पर बंदी लग गई।
تو یہ ہمیں سوچنا تھا کہ یار یہ کس رخ میں، کچھ حد تک ہم نے سوچا اور چین کے طرف نکلے. اب وہ کیسا چل رہا ہے وہ ریلیشن شپ، آئی ایم ناٹ آلسو ویری ہیپی. مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنے غلطیاں کی ہیں کہ اب جب ایک موقع آیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے عمران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ قائم کرنے، اس پہ بھی ہم وہ قسم کی امیجنیشن اور ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک اسکل نہیں دکھا رہے جو دکھانا چاہیے.